नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अरुणा शानबाग मामले की, जिसका हाल ही में जिक्र किया है भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने। दरअसल वह वर्तमान में बहुचर्चित, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि देश भर में डिस्प्यूट हो रखा है, जो कोलकाता रेप मर्डर केस है उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हड़ताल, विरोध प्रदर्शन, साथ साथ में डॉक्टर स्ट्राइक चल रही है। तो यही मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अरुणा शानबाग मामले का जिक्र कर दिया। अरुणा शानबाग मामला भी कुछ एक इसी प्रकार का ही मामला था। तो अब जब उन्होंने चर्चा किया तो ज़रूरी हो गया कि हम लोग चीज़ों को जाने समझें और देखें कि क्या हुआ था इस मामले में। हालाँकि जिस प्रकार की स्थिति फिलहाल देश भर में चल रही है, तो ज़रूरी है कि फिलहाल जल्द से जल्द मौमिता देवनाथ को मिलना चाहिए जस्टिस। उसी को लेकर के सारे काम हो भी रहे हैं और हम चाहते हैं कि सिर्फ़ जस्टिस पे आकर के कहानी ना रुक जाए। हम ये भी चाहते हैं कि देश भर में हमारी लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए एक सुरक्षित माहौल का निर्माण भी होना चाहिए। इस तरफ एक कड़ा कानून बनाया जाना चाहिए ताकि कभी भी कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की घटना के लिए अपने दिमाग में भी ख्याल लेकर के ना आए। इतना कुछ मजबूत तंत्र होना चाहिए, तभी व्यवस्था में कुछ हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हुए समझते हैं कि अरुणा शानबाग मामले में दरअसल हुआ क्या था। अभी वर्तमान में कोलकाता रेप मर्डर केस तो हम लोगों ने समझा। दरअसल अरुणा शानबाग मामला, जैसा कि आपको मैंने बताया कि कोलकाता डॉक्टर बलात्कार हत्या मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अरुणा शानबाग की घटना का जिक्र कर दिया। इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि जब-जब महिलाएँ कार्यस्थल पे आती हैं, यानी कि जब-जब महिलाएँ घर की बेड़ियों को तोड़ती हैं और बेड़ियों को तोड़ कर के बाहर किसी भी कार्यस्थल पर पहुँचती हैं, तो उस दौरान पितृसत्तात्मक पूर्वाग्रहों के कारण उन्हें निशाना बनाया जाता है। यानी कि लोग पहले से ही वो जो पैट्रियार्कल सिस्टम है, उनकी चीज़ों से ग्रसित हैं। महिलाओं को गलत नज़रिए से देखते हैं और गलत नज़रिए देखने के कारण यह पाया जाता है कि जब महिलाएँ कार्यस्थल पर होती हैं, तो उनके साथ इस प्रकार की घटनाएँ उस दौरान चीज़ें बढ़ती हैं। ईव टीजिंग जैसे मामले, हैरेसमेंट जैसे मामले या फिर इतने भयानक मामले तक हो जाते हैं। हालाँकि यहाँ पर हमारे मुख्य न्यायाधीश ने सिर्फ इतना ही नहीं किया, बल्कि इन्होंने यह भी कहा कि हम हमारे देश के अंदर एक मजबूत सिस्टम को आगे बढ़ाएँ, मजबूत सिस्टम को तैयार करें, तभी चीज़ें सुधर सकती है, वरना नहीं सुधर सकती। क्योंकि ज़मीनी स्तर पर बदलाव के लिए हम इंतज़ार नहीं कर सकते कि एक बलात्कार और हो और उसके बाद ही निर्णय लिए जाएँ। जैसे कि पिछली बार हम लोगों ने जब चीज़ों को समझा था, लगभग 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं। जिस समय दिल्ली का निर्भया केस हुआ था, तब हमने देखा था कि कुछ इस प्रकार का माहौल बना था और अब यहाँ बना हुआ है मौमिता देवनाथ मामले में। ये इंसिडेंट कब होते हैं? जब रेप हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि देश एक साथ खड़ा होता है, कैंडल मार्च निकालते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं। लेकिन कुछ ऐसा क्यों ना किया जाए कि हमें इन सब की ज़रूरत ही ना पड़े। पूरे देश में महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल हो, सभी चीज़ें व्यवस्थित रहें और सारी महिलाएँ, सारी लड़कियाँ बिना किसी डर के बाहर खुले माहौल में घूम सकें। कुछ ऐसा किए जाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर यह बात भी खुद जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एक्सेप्ट की है। आइए आगे बढ़ते हुए समझते हैं कि दरअसल अरुणा शानबाग मामला था क्या? देखिए, अरुणा शानबाग का जो मामला था, वह मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल से जुड़ा हुआ था। इस अस्पताल के अंदर एक डिपार्टमेंट में कुत्तों के ऊपर रिसर्च होती थी और कुत्तों के ऊपर दवा के माध्यम से अलग-अलग एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। अब जिस दवा के माध्यम से एक्सपेरिमेंट होते थे कुत्तों पे, कुत्तों को वो दवा देने की ज़िम्मेदारी अरुणा शानबाग की ही थी। अरुणा शानबाग रेगुलरली टाइम से उन कुत्तों पे यह दवाई दिया दी कर दी थी और ताकि कुत्ते उसका सेवन करें और बाकी चीज़ें बढ़े आगे, एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो। तो अरुणा शानबाग की जो ये स्थिति थी, यह अपनी ड्यूटी प्रॉपर कर रही थी, अस्पताल में रहा करती थी, बाकी चीज़ों को मैनेज किया करती थी। सब चीज़ें ठीक थी। लेकिन जिस अस्पताल में, जिस डिपार्टमेंट में अरुणा शानबाग काम करती थी, वहीं पे एक वार्ड बॉय था जिसका नाम था सोहन लाल। सोहन लाल की खास बात यह थी कि सोहन लाल और अरुणा शानबाग इन दोनों के बीच में कई बार चीज़ों को लेके डिस्प्यूट हुआ था। डिस्प्यूट की स्थिति इस प्रकार की थी कि अरुणा शानबाग सोहन लाल को बोलती थी कि तुम कुत्तों का खाना चुरा करके बाहर भेजते हो, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं, कुत्तों को ठीक से खाना नहीं मिल पाता, ये चीज़ें गलत हैं। इस वजह से कई बार डिस्प्यूट हुआ था। कई बार यह भी हुआ कि भई आप बाहर चीज़ों को बेच करके पैसा कमा रहे हैं, हॉस्पिटल सिस्टम को गड़बड़ा रहे हैं, आपकी शिकायत की जाएगी। जब ये सभी चीज़ें हो रही थी तो इन सभी चीज़ों के दरमियान इनकी जब बहस हुई, तो बहस के बाद यह देखा गया कि 27 नवंबर 1973 को रात 8 बजे अरुणा शानबाग अपने घर जाने वाली थी। यानी कि घर जाने के लिए पहले ये बेसमेंट में जाती थी, बेसमेंट में जाके कपड़े चेंज किया करती थी। तो जब अरुणा शानबाग अपनी ड्यूटी खत्म करके बेसमेंट में कपड़े चेंज करने गई, तो वहाँ पर सोहन लाल पहले से ही मौजूद था। सोहन लाल ने उसी जगह पर जब ये कपड़े बदल रही थी, तो फिर अरुणा शानबाग को पकड़ा। पकड़ने के बाद वहाँ पे बदसलूकी की, गलत व्यवहार किया। गलत व्यवहार करने के बाद रेप का इंसिडेंट किया और रेप इंसिडेंट करने के बाद यह देखा गया कि अरुणा शानबाग के गले पे कुत्तों को बांधने वाली चेन लगा के खींची गई। चेन का दबाव ऐसा था कि ब्लड
जो था ब्लड सर्कुलेशन रुका और दिमाग में जाने वाला ब्लड जो था वह रुक जाता है। जब से ही दिमाग में जाने वाला ब्लड रुकता है तो इस दौरान इनकी ब्रेन की कंडीशन क्रिटिकल हो जाती है, ये कोमा में चली जाती है, इनकी हालत गंभीर हो जाती है। सोहनलाल वहां पर रेप करता है और रेप करने के बाद उसी अवस्था में बॉडी को छोड़ करके भाग जाता है। अब गर्दन की नस दब जाने से दिमाग में जाने वाला खून रुका तो फिर सारा सर्कुलेशन रुक गया, ब्लड ब्रेन जो था ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया, आप कोमा में पहुंच गए। ये उसी अवस्था में वहां पर पड़ी रही लगभग 10-11 घंटे तक। 10-11 घंटे तक वहां पड़े रहने के बाद में कोई सफाई करने वाला व्यक्ति वहां आया, तब उसने देखा कि बॉडी पड़ी हुई है। तब हॉस्पिटल लेकर के गए, लेकिन हॉस्पिटल जाने पता लगा कि ना तो अब ये सुन सकती हैं ना बोल सकती हैं, इनके शरीर को लकवा भी मार गया। अब इस स्थिति में थी, यानी कि एक प्रकार से जिंदा लाश बन गई थी अरुणा शानभग, सिर्फ इस वजह से कि वहां पर इन्होंने सोहनलाल को डांटा और सोहनलाल ने ये पूरी की पूरी घटना अंजाम दी। मतलब समझ रहे हैं कि छोटी छोटी चीजें कितना बड़ा बन जाती है अपने आप में। अब इस पूरे मामले के तहत एक व्यक्ति की जिंदगी पूरी तरह से खराब हो गई, तबाह हो गई, एक परिवार उजड़ गया यहाँ पर। जैसे कि हमने मौमिता देवनाथ वाले मामले में देखा, तो अपने एक पूरा परिवार खराब कर दिया अपनी चीजों के लिए, अपने एग्रेशन के लिए, अपनी बातें मनवाने के लिए। ये काफी ज्यादा गलत सोच है लोगों की। इस हादसे के बाद नर्सों ने अपनी सुरक्षा के लिए विरोध प्रदर्शन किया, चीजों को आगे बढ़ाया गया, लेकिन बहुत अधिक चीजें सफलता नहीं प्राप्त कर पाई। सोहनलाल के ऊपर जांच हुई, जांच के बाद सोहनलाल को 7 साल की सजा दी गई और यह सजा सिर्फ और सिर्फ हत्या की साजिश करना और लूट के मामले में थी। रेप का इनके ऊपर कोई भी चार्जेस लगाए नहीं गए थे। दरअसल रेप उस समय के जो नियम थे वो ये मानते थे कि रेप का मतलब यह है कि जननांगों का जननांगों से मिलना तभी रेप कहलाएगा। तो जिस समय हॉस्पिटल में अरुणा शानभग का 2 फिंगर टेस्ट हुआ तो सभी चीजें प्रॉपर पाई गई, यानी कि देखा गया कि सब चीजें ठीक है, रेप नहीं हुआ। और ये इस वजह से था क्योंकि जो रेप था यहाँ पर वो एनल रेप किया गया था, एनल रेप करके वह छोड़ के भाग गया था। इसी वजह से जब 2 फिंगर टेस्ट हुआ तो सभी चीजें ओके थी, तो फिर इसी वजह से व्यक्ति के ऊपर यानी कि सोहनलाल के ऊपर कोई भी रेप का चार्जेस नहीं लगा। तो रेप के बिना 7 साल की सजा हुई, व्यक्ति ने सजा काटी, जेल से बाहर आ गया, बाकी सब कुछ चलता रहा। हालांकि देखने वाली बात यह है कि इस घटना के बाद सोहनलाल को सजा मिली सिर्फ और सिर्फ 7 साल की, लेकिन अगर हम अरुणा शानभग की स्थिति समझे तो अरुणा शानभग के लिए यह सजा 42 सालों तक चलती रही। 42 साल तक वह एक हॉस्पिटल में एक कमरे में पड़ी रही बिना कुछ किए, कुछ नहीं कर पाई वो, और अंत में 2015 में निमोनिया के कारण अरुणा शानभग की मृत्यु हो जाती है। यह हमें देखने को मिलता है। तो जिंदा लाश बना दिया आपकी एक घटना ने, एक महिला की जिंदगी खराब की, एक परिवार खराब किया, ये सब चीजें हम लोगों ने यहाँ पर देखा। और व्यक्ति 7 सालों में रिहा होकर के अपने जीवन को सामान्य तौर पर जीने भी लग गया। क्या ऐसा कानून है और कैसी स्थिति बनी हुई है देश भर में, ये हमें यहाँ देख के पता लग रहा है। हालांकि जिस समय यह अपनी मतलब इस स्थिति में थी कोमा वाली में, तो उस दौरान यह देखा गया कि एक पत्रकार ने कोर्ट में अपील की कि भाई यहाँ पर इथुनासिया को मंजूरी दी जानी चाहिए, अप्रूव किया जाना चाहिए। इथुनासिया यानी कि इच्छा मृत्यु। घटना के 34 सालों के बाद पत्रकार ने याचिका लगाई थी कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी तो सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु देने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमारे देश का कानून सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति को जीने की इजाजत देता। अनुच्छेद 21 वैसे ही कहता है व्यक्ति को अपने देह और प्राण की स्वतंत्रता है, यानी कि आप अपनी जिंदगी जिए, शरीर की सुरक्षा है, आपको प्राण की सुरक्षा है, आपके प्राण कोई और नहीं ले सकता। उस समय ये बात हुई थी, तो इसी वजह से इच्छा मृत्यु को स्वीकार नहीं किया गया और यह जिंदा लाश की तरह वहां पर बेड पे पड़ी रही। 18 मई 2015 को निमोनिया के कारण मृत्यु हो गई। इथुनाशिया वाली स्थिति समझ लीजिए, यानी कि इच्छा मृत्यु क्या होता है यह भी समझ लीजिए, क्योंकि यह भी अपने आप में खास होता है। दरअसल इच्छा मृत्यु को लेकर के विवाद लंबे समय से बना हुआ है। हालांकि इच्छा मृत्यु का कॉन्सेप्ट अगर हम लोग समझे सबसे पहले कहाँ आया था, तो महाभारत के समय देखते हैं कि भीष्म पितामह को उनकी माँ गंगा ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। तो नाम सुन लेते, इच्छा मृत्यु मतलब ये कि मेरा मरने का मन है तो मैं मरना चाहता हूँ। ये स्थिति सुसाइड से भी रिलेट कर जा सकती है कि ठीक है मैं सुसाइड करना चाहता हूँ, अपनी जिंदगी समाप्त करना चाहता हूँ, तभी आएगा। हालांकि इच्छा मृत्यु का कॉन्सेप्ट जनरली मेडिकल कंडीशंस में बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बहुत बार ऐसी बीमारियां हो जाती हैं व्यक्ति को कि वह उसके बाद सामान्य तौर पर जीवन नहीं जी सकते। अब अगर एक व्यक्ति सामान्य तौर पर जीवन नहीं जी सकता, यानी कि अपने दैनिक कार्य नहीं कर सकते, अपने खास लोगों से मिलजुल नहीं सकते, अपनी बातें नहीं रह सकते, तो सिर्फ सांस लेना या सिर्फ धड़कनों का चलना ही जिंदगी नहीं कहलाती है, जीवन नहीं कहलाता है, ये भी समझना होगा। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं कि जी इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी जाए, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हमारे देश में कानून हो। जैसे कि हमारे देश में कानून नहीं था जिस समय मांग की गई थी, तो ना ही इसको लीगल किया गया था, ना ही किसी ने अनुमति दी थी, तो मना कर दिया गया था। हालांकि ग्लोबल लेवल पे भी डिमांड चल रही है कि इच्छा मृत्यु की व्यवस्था होनी चाहिए। वर्ष 2018 में एक एनजीओ है कॉमन कॉज ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और कहा कि इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जानी चाहिए। आप इस पे कुछ विचार कीजिए, क्योंकि व्यक्तियों को अधिकार होना चाहिए। अगर कभी भी ऐसी कंडीशन हो तो उस दौरान तो वास्तव में होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को जीवित रख के क्या ही होगा।
जिसके मामले में ये स्वीकार किया जा चुका है कि अब वो जीवित नहीं हो सकता या सामान्य जीवन नहीं जी सकता। और पहले ही देख रहे हैं कि अब 42-43 साल बिता चुका है व्यक्ति उस अवस्था में, तो अब क्या ही बचा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने चीज़ों को सुना, स्वीकार भी किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि जो euthanasia होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। एक्टिव की स्थिति में ये है कि आप किसी व्यक्ति को मारने के लिए किसी खास दवाई का उपयोग करेंगे। यानी कि आप एक मेडिसिन लगाएँगे, मेडिसिन की वजह से उसका हार्ट काम करना बंद कर देगा, हार्ट काम करना बंद करेगा, व्यक्ति मर जाएगा। इसको कहते हैं हम लोग एक्टिव euthanasia। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्टिवली आप किसी व्यक्ति को नहीं इस प्रकार से इच्छा मृत्यु देंगे, आप पैसिव रूप से दे सकते हैं। पैसिव कैसे देंगे? जिस सपोर्ट सिस्टम पे व्यक्ति जीवित है, आप सपोर्ट सिस्टम हटा देंगे। जिन मशीनों के थ्रू वह व्यक्ति जिंदा है, वह मशीनें हटा देंगे और उसके बाद अगर वह व्यक्ति जी जाता है तो उसकी अपनी इच्छा है, उसकी अपनी शारीरिक क्षमताएं। अगर वो नहीं जी पाता तो उसको फिर आप पहले ही चाहते थे कि इच्छा मृत्यु हो, तो फिर वह व्यक्ति मृत्यु के पास चला जाएगा। तो हम सिर्फ और सिर्फ पैसिव euthanasia को मंजूरी दे सकते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी व्यक्ति की इन्वॉल्वमेंट दिखे कि चीजों में रहिए। सपोर्ट सिस्टम हटने की वजह से व्यक्ति का अपना देह त्याग कर दे, शरीर छूट जाए उसका, तो चीजों को एक्सेप्ट किया जा सकता है, वरना यह एक अपराध बन जाएगा और ऐसा माना जाएगा कि आपने जान के दवाई दी और आपकी दवाई देने की वजह से व्यक्ति मरा, तो यानी कि एक प्रकार से दूसरा व्यक्ति उसकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार था। तो हम नहीं चाहते कि ये चीजें बने। सपोर्ट सिस्टम हट जाएगा तो मशीन वगैरह को लेकर के चीजें ना है, ना ही कानून है देश भर में जिसको चीजों को सुधारा जा सकता है, अच्छे समझा जा सकता है और अनुमति भी दी जा सकती है। तो इसी वजह से फिर हमारे देश में 2018 में कॉमन कॉज की इस अपील के बाद में पैसिव euthanasia को मंजूरी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, ऐसी स्थिति आप कर सकते हैं एक्टिवली, यानी कि कभी भी कोई इंजेक्शन देकर के, कोई मेडिसिन देकर के आप व्यक्ति की मृत्यु नहीं करवाएंगे, ना ही उसकी हार्ट को रोकने का काम करेंगे। चीजें क्लियर हैं सभी? तो ये था पूरा का पूरा अरुणा शानबाग मामला। तो ऐसी घटनाएं हम देख रहे हैं कि हमारे देश में नई नहीं है। जिस प्रकार का मामला आज कोलकाता में हुआ है, ऐसे पहले मामले देश में कई बार होते रहे हैं। कब तक होते रहेंगे नहीं पता, लेकिन जरूरी है एक बड़े बदलाव की जो वास्तव में होना चाहिए। एक सरल सा प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे कि जीवन का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23 या 25? आंसर मुझे आप लोग कमेंट में बताएंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप लोग बाकी साथियों तक भी शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाएंगे। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो कोलकाता रेप मर्डर केस है उनमें मौमिता देवनाथ को न्याय मिले और चीजें सुधर जाए। तो वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहिए संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे और ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आप लोग के लिए और लाई जाती रहेंगी। हालांकि इस वीडियो में अभी फिलहाल दीजिए मुझे विदा। अगली वीडियो मुलाकात होगी कुछ नए विषयों के साथ, लेकिन अभी फिलहाल चलना होगा। थैंक यू सो मच।